नमस्कार, चार के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी से जुड़ी है, जिन्होंने पुलिस भर्ती को लेकर अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो क्या बोले मुख्यमंत्री, बताएंगे आपको। फिर दूसरी खबर में बात आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण की, जिन्होंने पंचायत चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है, जिससे हड़कंप मच गया है। बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर तीसरी खबर में बात उत्तराखंड सरकार की, जिन्होंने मदरसे को लेकर ऐसी शर्त रखी है जिससे मौलानाओं में बवाल मच गया है। और चौथी खबर में बात एनकाउंटर एक्शन की, जो बागपत से जुड़ी है, जहां ताबड़तोड़ एनकाउंटर एक्शन देखने को मिला है। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्र। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो सीएम योगी से जुड़ी है। दरअसल सीएम योगी एक यूपीएसएससी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस भर्ती को लेकर बड़ी बातें कही, साथ ही पिछली सरकार पर निशाना साधा। तो क्या बोले सीएम योगी, सुनिए। मुझे याद है जब पहली बार हम लोगों ने पुलिस की भर्ती करनी प्रारंभ की थी, जगह खाली थी, लेकिन हम लोगों को ट्रेनिंग करने की समस्याएं खड़ी हुई थी। भर्ती हमने 50,000 की निकाली, भर्ती किए तो हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे। हमने जब रिव्यू किया तो पता लगा केवल 3,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग एक साथ हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। हमने मिलिट्री, पैरामिलिट्री, अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर लिए, तब किसी प्रकार से उस ट्रेनिंग को हम पूरा कर पाए थे। और इस बार हमने 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। आरक्षी पुलिस की इस भर्ती में 60,244 भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न करने के बाद आज उत्तर प्रदेश के ही ट्रेनिंग सेंटर में सभी नौजवान अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, और बेहतरीन सुविधा हम लोगों ने वहीं पर उनको दे करके उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को इस रूप में आगे बढ़ाया है। कहां 3,000 की ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी, आज 60,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के नौजवान उत्तर प्रदेश में ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। भर्ती की प्रक्रिया में भी ऐसे ही होता था। और किस प्रकार की भर्तियां होती थी? हमें बहुत सारी भर्तियों को उस समय सीबीआई को देना पड़ा था। इस समय आप देख रहे होंगे, एक व्यक्ति 8-8 जगह में नाम लिखा करके पैसा लिए जा रहा था। वो तो जब जांच में सामने आया तब पता लग रहा है ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो एक परिवार के लोग पैसा लेकर के और ये भर्ती करते थे और उत्तर प्रदेश की जनता को इस प्रकार के लूटते थे, जो लूट आज उस रूप में देखने को मिली। वो भर्ती 2016 की भर्ती है वो, और जांच करवाई थी हम लोगों ने। चल रही है जांच अभी। वो जांच समय पे हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते अब बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि उनके कारनामे ऐसे थे कि वे कारनामे उत्तर प्रदेश को लगातार धरातल की ओर लेके जा रहे थे। विकास की बुलंदियों को छूने की बजाय उसको गर्त की ओर धकेलने में सहायक हो रहे थे, और यही होता था। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि जब जांच की जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे। यानी ये सीधे तौर पर चेतावनी है कि सीएम योगी जल्द ही अच्छे को जेल का रास्ता दिखाने वाले हैं। अब कौन कौन जाता है जेल, ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का शोर शराबा जोरों पर है। हर तरफ पार्टियां अपनी कमर कस रही है, रैलियां लग रही है, गांव-गांव में कार्यकर्ता जुटे हैं और हर छोटा मोटा नेता मैदान संभालने को तैयार है। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें रावण भी कहा जाता है और जो नगीना से सांसद है, उन्होंने एक ऐसा ऐलान ठोका है जिससे पूरा सियासी जमीन हिल गया है। उन्होंने साफ साफ कहा, आगामी पंचायत चुनाव में हम सिर्फ वही पार्टियां गले लगाएंगे जो हमारे ख्यालों से मैच करेगी, धोखेबाजों से तो कोसों दूर रहेंगे, और जोर देकर बोले कि दोबारा धोखा नहीं खाएंगे। उनकी पार्टी के सिपाहियों को हिदायत दी कि जमीन पर उतर जाओ, तैयार हो जाओ।
संगठन को पक्का करने का काम फुल स्पीड पर चल रहा है। जिलों में मीटिंग, नौजवानों को जोड़ना और दलित भाइयों के मुद्दे पर चिल्ला कर प्रचार करना। इस बात से साफ झलकता है कि चंद्रशेखर गठबंधन तो करेंगे, लेकिन आंखें खुली रखकर। उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को सीधे धोखेबाज बोल दिया है। क्यों? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ नगीना से लड़कर जीते थे, लेकिन उनका कहना है कि एसपी ने दलितों के दर्द को ठेंगा दिखा दिया है। अखिलेश तो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की दुहाई देते हैं, लेकिन असल में नजर मुस्लिम वोटरों पर टिकी रहती है। दलितों को हमेशा किनारे पर ढकेल देते हैं। चंद्रशेखर तो भीम आर्मी के फाउंडर है, उनका दिल तो दलितों के उत्थान से लगता है। अधिकार, पढ़ाई, नौकरी, इंसाफ, वो चाहते हैं कि गठबंधन ऐसा हो जहां दलितों की आवाज दबे नहीं। अब इस ऐलान ने तो कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। कौन बनेगा उनका साथी? एक्सपर्ट्स कहते हैं मायावती की बसपा सबसे फिट लगती है। मायावती तो दलितों की देवी है। बसपा का पूरा दम दलित वोट पर है। अगर दोनों एक हो जाएंगे तो दलित वोट एक तरफ झुक जाएंगे और एसपी का पसीना छूटेगा। चंद्रशेखर की जोशीली जवान वाली एनर्जी और स्ट्रीट फाइटिंग पावर मायावती के तजुर्बे से मिलकर तूफान ला सकती है, खासकर गांव में जहां पंचायत के चुनाव लोकल मुद्दे पर लड़ते हैं। बसपा को नई हवा मिलेगी, लेकिन मायावती का प्लान कुछ और है। वो तो पंचायत चुनाव में फुल ऑन एक्टिव है, मीटिंग कर रही है, बूथों को मजबूत कर रही है। बसपा पहले से ही दलित वोट की मालकिन है। 2022 की हार के बाद भी पकड़ कायम रखने की कोशिश कर रही है। चंद्रशेखर की नई पार्टियों से वोट बट जाएंगे, उनको ऐसा डर है। वो अपने बूते लड़ेंगी, पानी, बिजली, सड़क, आरक्षण जैसे मुद्दे से दलितों को लुभाएंगी। यानी वैचारिक तालमेल तो है दोनों पार्टी में, लेकिन लालच अलग है। मायावती बसपा को फिर सत्ता के सिंहासन पर बिठाना चाहती है, तो वहीं चंद्रशेखर अपनी पार्टी का नाम कमाने का दाव लगा रहे हैं। इसलिए हाथ मिलाना मुश्किल सा लगता है। यानी रावण अकेले लड़े तो ताकत का पता चलेगा, और अगर गठबंधन से तो वोट एकजुट करेंगे। तो सवाल यह है कि रावण अकेले उतरेंगे या नया समीकरण बनेगा? मायावती मन बदलेगी, दलित एक होंगे या पटेंगे? ये देखने वाली बात होगी। अब बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो उत्तराखंड से जुड़ी है। उत्तराखंड सरकार ने मदरसों को लेकर एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है, जिसने मौलाना और अल्पसंख्यक समुदाय में हड़कंप मचा दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया कि राज्य में केवल वही मदरसे चल सकेंगे जो नए नियमों और कानूनों का पालन करेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। इसका मतलब है कि अब मदरसों को शिक्षा विभाग के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उनकी गतिविधियां पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। सरकार का कहना है कि ये कदम शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने और किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा है कि जो संस्थान बच्चों को कट्टरपंथ की ओर ले जा रहे हैं, उन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस फैसले के तहत अब तक 170 से ज्यादा अवैध और गैर पंजीकृत मदरसों को सील किया जा चुका है। इनमें से ज्यादातर देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और हल्द्वानी के बनभुलपुरा जैसे संवेदनशील इलाकों में स्थित है। सरकार के मुताबिक इन मदरसों में ना तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की अनुमति थी और ना ही इन्हें शैक्षिक मान्यता प्राप्त थी और ना ही सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है। विशेष जांच टीमें बनाई गई है, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। हालांकि इस कार्रवाई ने अल्पसंख्यक समुदाय और मौलानाओं में नाराजगी पैदा कर दी है। उत्तराखंड मुस्लिम सेवा संगठन और इमाम संगठन ने इसे असंवैधानिक करार दिया। उनका कहना है कि ये कार्रवाई मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश है। जमात ए इस्लामी के नेताओं ने कहा कि कई मदरसे दशकों से चल रहे हैं और अचानक उन्हें अवैध घोषित करना गलत है। उन्होंने मांग की है कि सरकार को इस कार्रवाई की पारदर्शी जांच करानी चाहिए ताकि कोई गलत संस्थान को निशाना ना बनाया जाए। दूसरी ओर सीएम धामी ने साफ कहा कि उनकी सरकार का मकसद सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना है।
उन्होंने ये भी जोड़ा कि उत्तराखंड को किसी भी तरह की गैरकानूनी, असंवैधानिक या समाज तोड़ने वाली गतिविधियों का केंद्र नहीं बनने दिया जाएगा। इस फैसले के बाद लगभग 500 और मदरसों की जांच चल रही है और जल्दी और कार्रवाई की संभावना है। सवाल यह है कि क्या यह फैसला वाकई शिक्षा और सुरक्षा के लिए है या इसके पीछे कोई सियासी मकसद भी है, ये समय बताएगा। अब बढ़ते चौथी खबर की ओर, जो एनकाउंटर एक्शन से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ और बागपत में पुलिस ने एक ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिसमें 3 खूंखार अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई मेरठ के गंगा नगर और बागपत के 2 घाट थाना क्षेत्र में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसके बाद मेरठ और बागपत पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 अपराधी घायल हो गए। इन अपराधियों की पहचान इमरान, शाहरुख और सलमान के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक ये अपराधी कई लूट, डकैती और हत्या जैसे संगीन मामलों में वंचित थे। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने इनके पास से हथियार, कारतूस और चोरी का सामान भी बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि ये अपराधी लंबे समय से इलाकों में आतंक का पर्याय बने हुए थे। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की इस कार्रवाई की तारीफ की है। मेरठ के एसएसपी ने बताया कि यह ऑपरेशन खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया और इसमें पुलिस की कई टीमें शामिल थी। घायल अपराधियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस मुठभेड़ के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि कोई और घटना ना हो। ये कार्रवाई उस समय हुई जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष का आरोप है कि योगी सरकार एनकाउंटर के नाम पर फर्जी कार्रवाइयां कर रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि यह ऑपरेशन पूरी तरह से वैध और अपराधियों को पकड़ने के लिए जरूरी कदम उठाया गया है। इस मुठभेड़ ने एक बार फिर यूपी पुलिस के सख्त रवैये को दिखाया है। अब सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई अपराध पर लगाम लगाएगी या फिर विपक्ष के आरोपों को और हवा देगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।